हेलो एवरीवन, आज हम क्लास 8 के लिए वर्कशीट नंबर 9 कर रहे हैं, जिसका टॉपिक है एक चर वाले रैखिक समीकरण। तो यहाँ देखें, एक चर वाले रैखिक समीकरण हमने पहले समीकरण के बारे में पढ़ा है, बीजीय व्यंजकों के बारे में पढ़ा है लास्ट ईयर। यहाँ पर आपको दिया गया है कि प्रिय बच्चों, हम बीजीय व्यंजकों से समीकरण बनाना पिछली कक्षा में सीख चुके हैं कि बीजीय व्यंजक से हम समीकरण कैसे बनाते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं, बीजीय व्यंजक को दोहरा लेते हैं, पहले उसी को हम रिवाइज करते हैं। राजू और बीनू, हम एक एग्जाम्पल ले रहे हैं। राजू और बीनू दो भाई हैं और बीनू जो है वो राजू से 3 वर्ष छोटा है, वो 3 साल छोटा है राजू से। राजू बड़ा है और बीनू छोटा भाई है और बीनू की उम्र क्या है, राजू से 3 साल कम है, यानी कि बीनू राजू से 3 साल छोटा है, परंतु राजू की आयु तो हमें मालूम नहीं है। अब हम सिचुएशन को, इस परिस्थिति को हम इमेजिन करते हैं, अपने विचार में देखते हैं इसे हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ हम मानते हैं राजू 12 वर्ष का है, तो बीनू क्या होगा, इससे 3 कम होगा, 9 वर्ष का होगा। फिर हम देखते हैं कि राजू 15 वर्ष का है और बीनू क्या हो जाएगा, 12 वर्ष का हो जाएगा। यहाँ इन्होंने टेबल में लिखा है, राजू जब 12 वर्ष का है तो बीनू क्या है, 9 वर्ष का, और अगर राजू 15 साल का है तो बीनू क्या है, 12 साल का होगा। इसी तरह से ये आपको यहाँ अचर गलत दिया गया है, यहाँ पर अचर नहीं आएगा। अगर वो x है तो बीनू क्या होगा, x-3 होगा, क्योंकि बीनू की एज तो राजू से 3 कम है। अगर हम राजू को x बोलेंगे तो बीनू को x-y बोल देंगे। और यहाँ पर अचर नहीं आएगा, ये आएगा आपका चर, क्योंकि ये संख्या हमारी क्या होती है, चर होती है। चर हमारे होते हैं कोई भी अल्फ़ाबेट x, y, z, p, q, r, l, कोई भी अल्फ़ाबेट जो हम यूज़ करते हैं वो हमारे क्या होते हैं, अचर होते हैं, चर होते हैं। तो इसको आप ठीक कर लें, आप इसको अचर नहीं लिखेंगे, ये आपके चर संख्याएं होती हैं। अब यहाँ पर हर स्थिति में बीनू 3 साल छोटा है राजू से। अगर राजू x है तो बीनू क्या होगा, x-3 हो गई, ये हमने देख लिया है। याद रखें, x एक क्या है, चर राशि है, जिसका प्रयोग हम किसी भी स्थिति के में संबंध दर्शाने के लिए कर सकते हैं। x के स्थान पर l, m, t, y, z कोई भी हम चर राशि का इस्तेमाल कर सकते हैं। चर राशि हमारी क्या होती हैं, जिनकी वैल्यू हम चेंज कर सकते हैं, जिसकी जगह हम कुछ भी वैल्यू रख सकते हैं। मान लीजिए अगर मैंने x को 20 रख लिया तो यहाँ पर हमारा बीनू की उम्र क्या आ जाएगी, 17 आ जाएगी। तो हम इसकी वैल्यू कोई भी रख सकते हैं, चर संख्या की वैल्यू चेंज हो सकती है। अब हम 2 स्थिति और लेते हैं। यहाँ पर कथन 1 और 2 दिए गए हैं और कहता है कि सरिता के पास अमीना से 10 कंचे अधिक हैं। सरिता के पास अमीना से 10 कंचे अधिक हैं। हमें मालूम तो किसी का भी नहीं कि सरिता के पास कितने और अमीना के पास कितने हैं। तो हम मान लेते हैं कि अमीना के पास x कंचे हैं, तो सरिता के पास क्या हो जाएंगे, x जमा 10 हो जाएंगे, क्योंकि सरिता के पास अमीना से 10 कंचे ज़्यादा है। तो कितने हो जाएंगे, 10 जमा कर देंगे, व्यंजक रूप इसे हम बोलते हैं। उसके बाद सरिता के पास कुल कंचे कितने हैं, 20 हैं। अब ये क्या कहता है, यहाँ आपको दिया नहीं था कितने कंचे हैं सरिता के पास, अब ये कहता है 20 कंचे हैं और अमीना से 10 ज़्यादा हैं। ये जो 20 कंचे हैं ये अमीना से 10 ज़्यादा हैं। इसका मतलब अमीना के पास मान लिया x हैं, तो सरिता के पास कितने होंगे, x जमा 10 कंचे होंगे, और वो टोटल कितने दिए गए हैं, 20। तो हमने क्या किया, x जमा 10 को जो सरिता के पास कंचे होंगे उनको क्या कर दिया, बराबर में रख दिया, 20 के इक्वल साइन में रख दिया। ये हमारा क्या बन जाता है, समीकरण बन जाता है। जब भी हम व्यंजक रूप को और अचर को बराबर में रखते हैं या इक्वल साइन में रखते हैं तो वो हमारा समीकरण रूप बन जाता है। इस तरह हमने क्या था, हमने व्यंजक रूप से समीकरण बनाना सीखा था। आइए आगे क्या दिया गया है, उपरोक्त स्थिति में आपको 20 कंचे कुल दिए गए और 10 अमीना से अधिक हैं। सरिता के पास कितने, 10 अमीना से अधिक हैं, मतलब इसमें से 10 घटा दिया तो 10 किसके पास आ गए,
हमारे पास अमीना के पास कितने कंचे हैं वो आ जाएंगे। तो यहाँ समीकरण रूप में हमें इसे व्यक्त करना था, तो हमने इक्वल का साइन लगा दिया, अर्थात समता का चिन्ह हमने उपयोग किया। इसे हम समता का चिन्ह भी कहते हैं, इक्वल का साइन। तो यहाँ पर आपके पास कुछ कंडीशंस हैं। पहला, आपके पास कहता है कि समीकरण में हमेशा लेफ़्ट हैंड साइड, उल्टे हाथ की तरफ जो लिखा होता है वो राइट हैंड साइड के इक्वल होगा, सीधे हाथ की तरफ जो लिखा होगा उसके बराबर होगा। दूसरा, समीकरण का हल, समीकरण के दो पक्ष तालू के पलड़ों के तरह होते हैं। जो आप तराजू देखते हैं, तराजू में दो पलड़े होते हैं, और हम क्या करते हैं, कोई भी वस्तु को तभी खरीदते हैं जब दोनों तरफ इक्वल वेट होता है, ये दोनों बिल्कुल बराबर हो जाते हैं तो हम उस वेट को, उस चीज़ को खरीद सकते हैं। तो यहाँ पर तालू के पलड़ों की तरह होते हैं, यानी कि दोनों बराबर होने चाहिए, तभी वो क्या होंगे, समीकरण होंगे। अब यहाँ अगर हम यहाँ पर कोई चीज़ जमा करेंगे तो यहाँ भी वो जमा करनी पड़ेगी, यहाँ घटा करेंगे तो यहाँ भी घटा करनी पड़ेगी, गुणा तो यहाँ भी गुणा करेंगे, और यहाँ डिवाइड करेंगे तो यहाँ भी डिवाइड करेंगे। मतलब आप कोई भी संक्रिया करें या फिर कोई भी ऑपरेशन अप्लाई करें तो वो दोनों ही साइड्स में आपको अप्लाई करना होगा। सेकंड, अगर अब आपको इन कंडीशंस को याद रखना है। यहाँ देखिए, यहाँ आपको ठीक लिख कर दिया गया है, ऊपर हर जगह आपको अचर लिख कर दिया है, लेकिन ये अचर नहीं हो गया, ये हमारी चर संख्याएं होती हैं। तो यहाँ आप क्या लिखेंगे, चर। एक्स आपका चर है और ये रैखिक व्यंजक बनता है और ये समता का चिन्ह बनता है। जब हम इन्हें इक्वल रखते हैं तो ये हमारे पास क्या बनता है, समीकरण रूप बन जाता है। मैं आपको बताती हूँ कहाँ कहाँ गलत दिया गया है। यहाँ आपका ये चर होगा, यहाँ भी चर है ये, और ये भी चर राशि, और यहाँ भी चर राशि, ये भी गलत दिया है, इनको आप ठीक कर लें। अब आगे देखिए, आपको क्वेश्चन दिए गए हैं और कहता है कि आपको एक चर वाले रैखिक समीकरणों को छांटना है। इन समीकरण में से रैखिक समीकरण जो एक चर वाले हैं उनको छांट लीजिए, और आप समीकरण के अपोजिट में जो ये नंबर दिए गए हैं इनको सर्कल करना है। जो भी समीकरण एक चर वाला होगा उसके अपोजिट जो भी आपको नंबर दिया उसको सर्कल करना है। अब देखिए यहाँ क्या दिया है, x+3 = 5। चर आपकी ये संख्याएं होती हैं x, y, z। तो यहाँ आपको देखना है कितनी चर संख्या है, एक है, तो इसका मतलब ये एक चर वाला रैखिक समीकरण है, तो इसको हम सर्कल कर देंगे। अब सेकंड में देखिए y, और कोई चर संख्या नहीं दी गई, तो यहाँ हम इसे क्या करेंगे, गोला बना देंगे, और ये हमारा एक चर वाला रैखिक समीकरण है। इसी तरह 4p = 20, p एक ही दिया गया है तो इसको भी हम गोले में रखेंगे। अब यहाँ t एक ही दिया गया है, इसको भी गोले में रखिए। तो ये हमारे क्या है जिनको हम गोले में रख रहे हैं, एक चर वाले रैखिक समीकरण है। यहाँ x सिर्फ एक ही दिया गया है, इसको भी गोले में रखिए। अब यहाँ y, x और z तीन दिए गए हैं, इसका मतलब इसको हम सर्कल में गोले में नहीं रखेंगे, क्योंकि यहाँ तीन समीकरण, तीन चर का इस्तेमाल किया गया है, ये तीन चर वाला रैखिक समीकरण बनता है। अब यहाँ पर x और x आप कहेंगे दो बार इस्तेमाल हुआ है तो दो चर वाला, नहीं, यहाँ वेरिएबल तो सेम है, आपका चर तो सेम ही दिया गया है। अगर x और y दिया होता, अलग अलग दिए होते तो हम दो चर का बोलते, लेकिन एक ही है तो ये क्या होगा, ये एक चर वाला होगा, तो इसको हम सर्कल में रख देंगे, गोला बना देंगे। अब यहाँ x जमा y = 3z दिया गया है, यहाँ तीन हमारे चर इस्तेमाल किए गए हैं, तो ये भी हमारा सर्कल नहीं होगा, गोला इसके चारों तरफ हम नहीं बनाएंगे। इस तरह हमारी ये वर्कशीट कंप्लीट होती है। आप एक चर वाले रैखिक समीकरण अपना NCERT बुक से इस चैप्टर को रिवाइज़ करें, और ऐसे ही क्वेश्चंस को हल करने की आप ट्राई करते रहें, क्योंकि प्रैक्टिस मैथ्स को ईजी बनाती है।
यहाँ कोविड के लिए आपको एक सलाह दी गई है कि अपने हाथों को नियमित रूप से साबुन और पानी से धोते रहें ताकि खुद को और फैमिली को आप कोविड से बचा सकें। तो इसी तरह से आप इस वर्कशीट के जैसे ही क्वेश्चंस को अपने एनसीईआरटी बुक से रिवाइज करें एंड प्रैक्टिस करते रहें। सो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।